नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2026 में आपका जो परीक्षा हुआ है। चलते हैं आपको यहाँ पे। हाँ, यूपी टेट का जो परीक्षा हुआ है आपका 4 जुलाई 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में प्राइमरी का। उस परीक्षा में जो सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के जो सभी आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी 30 क्वेश्चन को हम लोग जो उसका आंसर की जारी किया गया है, ये जो आपका आंसर की जारी किया गया है यहाँ पे ये देखिए, ये हमने कैंडिडेट का नाम और वो रोल नंबर छिपा दिया है। ये प्राइमरी का पेपर है, 4 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और ये यहाँ पे ये प्रोविजनल आंसर की दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग सारा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फाइनल आंसर की जो है थोड़ा सा जो कुछ शिकायत है, उस शिकायत के बाद सब फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। लेकिन यही मान के चलिए कि बहुत अंतर नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन जो है वही अंतर आते हैं, बाकी सब आपका प्रोविजनल जो आंसर किया है वो लगभग वही आपका फाइनल आंसर की भी मान सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन आप पूछे गए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन ये हमने क्या किया है ना कि ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। ये हाँ, यहाँ पे ये देखिए पीपीटी बना दिया है। ये थोड़ा सा और अच्छा से सुंदर से आपको दिखाई देगा, इसलिए हमने जो है यहाँ पे इसको टाइप कर लिया है ताकि आपको जो है थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से दिखाई दे। तो यही क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है आपका, इसी क्वेश्चन को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन का पूरा 30 क्वेश्चन का हम लोग 4 जुलाई 2026 का पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का 30 क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स दैट। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि, तो यहाँ पे राइट आंसर बताया गया है आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है, प्रैक्टिस स्ट्रेंथेन्स कनेक्शंस। क्यों मजबूत करता है, इसको व्याख्या के साथ समझते हुए चलेंगे। देखिए, ईएल थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अनुसार जब किसी उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच बार बार अभ्यास किया जाता है तो उनके बीच का संबंध यानी उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाता है। यदि अभ्यास रोक दिया जाए तो यह संबंध भी कमजोर हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन में राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लर्नर एक्टिविटी, शिक्षार्थी की गतिविधि। क्यों होगा, क्योंकि रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे पियाजे और वाइगोत्स्की ने समर्थन दिया, यह मानता है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, वे सक्रिय गतिविधियों और अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ए स्टूडेंट इम्प्रूव्स हैंडराइटिंग आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस, दिस रिफ्लेक्ट्स थॉर्नडाइक। प्रश्न 3 कह रहा है कि एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपने लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यह सीधे तौर पर जो है पहला जो प्रश्न पूछा गया था उसी का एक तरीके से व्यवहारिक उदाहरण है। बार बार लिखने से यानी अभ्यास करने से बच्चे की मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच का संबंध मजबूत होता है, जिससे लिखावट में सुधार होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन ऑपरेंट कंडीशनिंग शेपिंग रेफर्स टू। प्रश्न 4 कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में रूपण आकार देने का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है, प्रश्न 4 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रमिक सन्निकटों का क्रमिक पुनर्बलन, ग्रेजुअल रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बीएफ स्किनर के सिद्धांत में शेपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य व्यवहार टारगेट बिहेवियर के करीब पहुंचने वाले छोटे छोटे कदमों यानी कि अप्रोक्सीमेशंस को क्रमिक रूप से पुरस्कृत यानी कि रीइंफोर्स किया जाता है ताकि अंततः पूरा व्यवहार
सीखा जा सके, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, टीचिंग कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अधिगम को सुगम बनाना, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने वाले की नहीं होती है, बल्कि एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर की होती है, जो सीखने की प्रक्रिया को आसान और इंटरेस्टिंग और रुचिकर बनाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 6वां क्वेश्चन है, अ टीचर यूजिंग क्वेश्चनिंग टू गाइड लर्नर्स टुवार्ड डिस्कवरिंग आंसर्स इज अप्लाइंग। एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकराती शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर ए आपका सॉक्रेटिक टीचिंग टेक्निक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुकराती विधि एक संवाद आधारित शिक्षण है। इसमें शिक्षक सीधे उत्तर देने के बजाय छात्रों से लगातार ऐसे प्रश्न पूछता है जो उन्हें खुद सोचने, तर्क करने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लर्निंग डिफिकल्टी हेल्प्स इन, मतलब कि सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से डैश 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 में सहायता मिलती है, अर्थात किसमें सहायता मिलती है? तो ये मिलता है आपको ऑप्शन नंबर बी, समय पर उपचारात्मक सहायता, टाइमली रेमेडियल सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यदि किसी बच्चे की अधिगम संबंधी समस्या, लर्निंग डिसेबिलिटी को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए, तो शिक्षक उचित शिक्षण विधियों यानी कि रेमेडियल टीचिंग का उपयोग करके उसे समय से पहले यानी कि समय से ही, टाइम से ही सुधार सकते हैं, जिससे बच्चा कक्षा में पिछड़ने से बच जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कल्चरल इंक्लूजन रिक्वायर्स टीचर्स टू, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ 8 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना, इंटीग्रेट डाइवर्स कल्चरल एग्जाम्पल्स। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं। शिक्षक को सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए शिक्षण सामग्री और उदाहरणों में विभिन्नता शामिल करनी चाहिए, ताकि हर बच्चा एक जुड़ाव महसूस कर सके, कनेक्शन महसूस कर सके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 9वां क्वेश्चन है, ए चाइल्ड फेसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में एक्सपीरियंस, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा डैश का अनुभव कर सकता है। तो 9 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनात्मक तनाव, इमोशनल डिस्ट्रेस। क्यों होगा? क्योंकि भेदभाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह चिंता, अलगाव की भावना और भारी भावनात्मक तनाव का कारण बनता है, जो अंततः उसके सीखने की क्षमता को बाधित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पेरेंटियल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथेंस इन इंक्लूजन बिकॉज इट, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है, क्योंकि यह जो है सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है, रीइंफोर्सेस लर्निंग कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बट क्यों होगा? क्योंकि जब स्कूल और घर दोनों जगह एक जैसी सकारात्मक नीतियां और समर्थन मौजूद होते हैं, तो बच्चे के सीखने और विकास में एक निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जिससे बच्चा आसानी से जल्दी सीख लेता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 11वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, अ चाइल्ड फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कास्ट बैकग्राउंड shows low confidence despite good performance and appropriate guidance intervention would focus on, मतलब प्रश्न कह रहा है कि हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है, उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आत्मसम्मान संवर्धन और सुरक्षित संवाद, सेल्फ स्टीम इनहेंसमेंट एंड सेफ डायलॉग। क्यों?
देखिए, चूंकि बच्चे का प्रदर्शन पहले से ही अच्छा है, इसलिए समस्या अकादमिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। शिक्षक को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए जहां बच्चा खुलकर बात कर सके और उसके आत्मसम्मान को बढ़ावा मिल सके। 12वां क्वेश्चन है, इमोशनल सिक्योरिटी इन द क्लासरूम हेल्प्स चिल्ड्रेन टू। कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चे की सहायता करती है। तो ये करती है आपका आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में, पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जब बच्चे कक्षा में भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, अर्थात उन्हें मजाक उड़ाए जाने या डांट पड़ने का डर नहीं होता है, तो वे चर्चाओं में अधिक सक्रिय और आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन चिल्ड्रेन प्लान हाउ टू अप्रोच अ टास्क दे आर यूजिंग। जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो वे करते हैं अधिगम रणनीतियों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना होता है। सोचना और योजना बनाना मेटाकॉग्निज्म का एक हिस्सा होता है, जिसे प्रभावी अधिगम रणनीतियों से हम उसको प्रभावी अधिगम रणनीतियों के रूप में जान सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अ टीचर डेलिबरेटली प्रेजेंट अ पजलिंग सिचुएशन दैट चैलेंजेस चिल्ड्रेन एग्जिस्टिंग आइडियाज, दिस स्ट्रैटेजी प्रमोट। एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है। यह रणनीति बढ़ावा देती है। तो यह रणनीति बढ़ावा देती है संज्ञानात्मक असंतुलन को, कॉग्निटिव डिस इक्विलिब्रियम को। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार जब नई जानकारी बच्चे की पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती है तो संज्ञानात्मक असंतुलन, कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है, और यही असंतुलन बच्चे को नई चीज सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बैलेंस चाइल्ड डेवलपमेंट रिक्वायर्स अटेंशन टू। संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर, मीन्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बट क्यों होगा? देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसमें केवल किताबी ज्ञान, एकेडमिक शामिल नहीं होता है, बल्कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और रचनात्मक विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रेन एज 7 to 11 ईयर्स आर टिपिकली इन विच स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। इसमें संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से 11 साल के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इस उम्र में बच्चे ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चौथा होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट is defined as the sequence of biological, psychological and emotional changes that occur in human beings between birth and which stage of life। मतलब कि बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था का अंत, द एंड ऑफ एडोलसेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बट क्यों होगा? क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन गर्भाधान मतलब कि जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत लगभग 18 से 19 वर्ष तक किया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति वयस्कता यानी कि एडल्टहुड में प्रवेश कर लेता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज लार्ज मसल्स फॉर फिजिकल मूवमेंट।
अर्थात बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित होता है? तो 18 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थूल गामक कौशल विकास, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि गामक कौशल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल गामक यानी कि ग्रॉस मोटर्स, जिसमें कि बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है जैसे कि दौड़ना, कूदना, चलना। और एक होता है सूक्ष्म गामक यानी कि फाइन मोटर, जैसे उसमें होता है फाइन मोटर में सूक्ष्म गामक अवस्था में छोटी मांसपेशियों का उपयोग जैसे कि लिखना, पेंटिंग बनाना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे स्थूल गामक कौशल विकास, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाउ डज काउंसलिंग डिफर फ्रॉम गाइडेंस? परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। काउंसलिंग इज यूजुअली इंडिविजुअल फोकस वाइल गाइडेंस इज ऑफन ग्रुप फोकस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बट क्यों होगा? क्योंकि मार्गदर्शन एक व्यापक अवधारणा है जो किसी समूह को भी दी जा सकती है जैसे कि कैरियर मार्गदर्शन, जबकि परामर्श काउंसलिंग एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर एक व्यक्ति यानी कि 1-to-1 की व्यक्तिगत और भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने के लिए दी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 19 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 20वां प्रश्न है अ स्पीच इम्पेयर्ड चाइल्ड में बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग थ्रू। मतलब कि वाक बाधित यानी कि बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। तो 20 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके, अल्टरनेटिव एक्सप्रेसिव फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत यह है कि बच्चों की अक्षमताओं के अनुसार, अक्षमताओं यानी कि उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार शिक्षण विधियों और मूल्यांकन में बदलाव किया जाए। यदि बच्चा बोल नहीं सकता है तो उससे मौखिक उत्तर मांगने के बजाय लिखित चित्र बना करके या सांकेतिक भाषा में उपयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21 21वां क्वेश्चन है कॉग्निशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में 21 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा? क्योंकि संज्ञान मतलब कि कॉग्निशन का अर्थ है जानना या समझना। इसका सीधा संबंध मस्तिष्क की उन सभी बौद्धिक प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा हम सोचते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, याद रखते हैं, तर्क करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है 22वां क्वेश्चन विच ऑफ थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग सजेस्टेड दैट a response followed by a satisfying state of affairs is more likely to recur when the situation is repeated। मतलब कि थॉर्नडाइक के सीखने की प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट करेक्ट होगा। बट क्यों होगा? क्योंकि थॉर्नडाइक का यह नियम स्पष्ट करता है कि सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड का बहुत महत्व है। जिस कार्य का परिणाम सुखद संतोषजनक होता है शिक्षार्थी उसे बार बार दोहराना चाहते हैं। ठीक इसके उल्टा विपरीत अगर कोई काम कष्टदायक परिणाम वाला होता है तो विद्यार्थी उसको छोड़कर भाग जाते हैं। तो प्रभाव का नियम, इफेक्ट ऑफ लॉ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी इम्प्लाइज दैट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। तो यहाँ 23 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलिस एंड रिस्पॉन्सेस। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि थॉर्नडाइक का यह मानना था कि सीखना लर्निंग मुख्य रूप से एक उद्दीपक स्टिमुलस और उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया रेस्पॉन्स के बीच एक मजबूत
बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया है। गलतियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं और सही अनुक्रिया अस्थायी होती जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सजेस्टेड दैट लर्नर्स परसीव इंफॉर्मेशन एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर रेदर देन जस्ट आइसोलेटेड पार्ट्स। मतलब कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ 24 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वोल, यानी कि संपूर्ण। क्यों? क्योंकि गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र, कंप्लीट, संपूर्ण। तो गेस्टाल्टवादियों में 3 मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से माने जाते हैं, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी गेस्टाल्टवादियों के अनुसार, मानव मस्तिष्क किसी भी वस्तु या सूचना को टुकड़ों में समझने के बजाय उसे एक पूर्ण इकाई के रूप में देखता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज 7 to 11 ईयर्स चिल्ड्रेन डेमोन्स्ट्रेट सीरिएशन बाय। तो यहाँ आपका 25 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इन अ लॉजिकल ऑर्डर। क्यों सही होगा? क्योंकि क्रमबद्धता यानी कि सीरीजन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण की एक प्रमुख विशेषता है और इस उम्र में बच्चे वस्तुओं को उनके आकार, वजन या लंबाई की विशेषताओं के आधार पर, जैसे कि सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में तार्किक रूप से लगाना सीख जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन है टेक्निक्स दैट हेल्प स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ देयर थिंकिंग एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे लर्न आर कॉल्ड। वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपनी सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब छात्र यह विश्लेषण करते हैं कि वे कैसे सीखते हैं, उनकी कमजोरियां क्या है और उन्हें कौन सी अध्ययन रणनीति अपनानी चाहिए, तो वे अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियों का उपयोग कर रहे होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है द टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट डिस्कवर फैक्ट्स एंड सोल्यूशन थ्रू देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज। वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अन्वेषण विधि। ऑप्शन नंबर आपका बी, ह्यूरिस्टिक मेथड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि अन्वेषण ह्यूरिस्टिक विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। ह्यूरिस्को एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं खोजता हूँ, और इस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है और छात्र एक वैज्ञानिक या खोजकर्ता के रूप में स्वयं समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, अन्वेषण करते हैं। आगे 28वां क्वेश्चन है एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है, क्या कहलाता है? ए टीचिंग approach in which the teacher directly explain the concept, ideas and principle to the student is called। तो इस प्रकार की विधि को कहा जाता है व्याख्यात्मक शिक्षण, एक्सपोजिटरी टीचिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि व्याख्यात्मक शिक्षण, एक्सपोजिटरी टीचिंग एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक सक्रिय रूप से सूचना, तथ्य और सिद्धांत सीधे छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है और यह विधि तब बहुत उपयोगी होती है जब कम समय में बहुत अधिक पाठ्यक्रम कवर करना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, विच टीचिंग अप्रोच इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर लर्नर विथ डिसलेक्सिया, ADHD एंड अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज बिकॉज इट यूजेज अ वैरायटी ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, ADHD और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है?
तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंवेदी अधिगम, मल्टी सेंसरी लर्निंग। क्यों? क्योंकि बहुसंवेदी अधिगम, मल्टी सेंसरी लर्निंग, इसमें विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, टेक्टाइल, ये सभी जो है एक साथ कई इंद्रियों जैसे कि देखना, सुनना, छूना और गतिविधि करना, इन सब का उपयोग किया जाता है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को ध्यान केंद्रित रखने और उन्हें अवधारणाओं को अस्थायी रूप से याद रखने में यह विधि सबसे ज़्यादा मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे मल्टी सेंसरी लर्निंग, बहुसंवेदी अधिगम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे तीसवां और आखिरी क्वेश्चन है आपका सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में, अकॉर्डिंग टू पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच एबिलिटी इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है। तो यहाँ 30 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त और तार्किक तर्क, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्यों होगा? क्योंकि यह पियाजे के सिद्धांत की चौथी और अंतिम अवस्था यानी 11 वर्ष से ऊपर है और इस स्तर पर बच्चा केवल सामने दिखने वाली मूर्त वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वह उन विचारों, परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के बारे में भी तार्किक रूप से सोच सकता है जो भौतिक रूप से वहाँ पर मौजूद नहीं है, अर्थात अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है यूपी टेट 2026, यूपी टेट 4 जुलाई 2026 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ है 4 जुलाई को शिफ्ट 1 में प्रथम पाली में, उसके सभी 30 क्वेश्चन सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग हमने सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। तो ये एक तरीके से आपका आंसर की वीडियो है और सॉल्यूशन वीडियो है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी 1 बाय 1 एक एक करके मैं सभी सब्जेक्टों का जितना भी आपका पेपर हुआ है 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, ये सभी पेपर को मैं एक एक सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक सब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने आज सीडीपी बना दिया तो फिर इसको ऐसे फिर मैं आपको हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर संस्कृत का, फिर एसएसटी का, फिर मैथ का, फिर साइंस का, ऐसे 30-30 क्वेश्चन करके छोटा छोटा पार्ट करके मैं आपको देता रहूँगा ताकि बहुत वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आसानी से आप एक एक चीज़ को समझते हुए और याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, मर्जी आपकी है, आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।